Hello everyone, I am Dr. Jyoti Khurana, lecturer in ABSD, वर्किंग एट SSN सुबोध पीजी महिला महाविद्यालय। आज हम पढ़ेंगे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहले पढ़ते हैं रिकंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है पुनर्निर्माण, दोबारा उसको बनाना। एक कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में रिकंस्ट्रक्शन दो तरह का होता है। पहला इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और दूसरा एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। सबसे पहले एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन की बात करते हैं कि एक कंपनी, हम मान लेते हैं एक्स लिमिटेड एक कंपनी है हमारे पास, एक्स लिमिटेड। ये कंपनी बहुत ज़्यादा समस्याओं से घिरी हुई है, उसके बहुत ज़्यादा लॉस इकट्ठे हो गए हैं और इतनी समस्याएं हैं कि उसको पूरे अपने सारे पार्षद सीमा नियम, पार्षद अंतर नियम यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में इसको चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट है। लेकिन वो चेंजेस स्मॉल स्केल पर नहीं हो सकते और इसको ये पता है कि अगर इस कंपनी को बंद करके एक नई कंपनी खोल ली जाए, इन्हीं संपत्तियों और दायित्वों को यूज़ करके, इन्हीं असेट्स और लायबिलिटीज़ को यूज़ करके, तो हम हमारी कंपनी को ज़्यादा अच्छे से ऑपरेट कर पाएंगे, प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे और डिविडेंड डिक्लेयर भी कर पाएंगे। अगर ये चीज़ बहुत लार्ज स्केल पे करनी है तो हमें कंपनी को बंद करके दोबारा उसको चालू करना पड़ेगा उन्हीं संपत्तियों और दायित्वों से। यानी अब एक्स लिमिटेड को बंद करके वो खोल लेते हैं वाई लिमिटेड। सेम मेंबर्स हैं, सेम असेट्स और लायबिलिटीज़ हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, एक्सटर्नली कंपनी पूरी तरह से चेंज हो गई। ये कंपनी हो गई बंद, इस कंपनी को हमने क्लोज कर दिया, वाइंड अप कर दिया इसका। ओके, ये कंपनी बंद हो गई और उसकी जगह हमने न्यू कंपनी ओपन कर ली। इस एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन को हम पढ़ेंगे AS 14 में, इट मीन्स अकाउंटिंग फॉर अमलगामेशन में हम इसको पढ़ेंगे। ओके, तो अब बात करते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की। अगर यही सारी समस्याएं बहुत स्मॉल स्केल पर है, कंपनी को ये पता है कि वो अपने पार्षद सीमा नियम और अंतर नियमों में थोड़ा सा परिवर्तन करके कंपनी को प्रॉफिट में ला सकते हैं, और या फिर कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर टिपिकल है उसको इजी करना है ताकि कैपिटल अट्रैक्ट कर सके। कुछ इन दशाओं में अगर हम कंपनी को बंद नहीं करते हैं, अब यही एक्स लिमिटेड है, समस्याएं हैं लेकिन कम हैं, तो हम हमारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन यानी कि पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम में थोड़े से चेंजेस करके हम उस कंपनी को प्रॉफिट की कंडीशन में ला सकते हैं। थोड़े से हमें चेंजेस करने हैं, यानी एक्स लिमिटेड थी, एक्स लिमिटेड चलती रहेगी, बंद नहीं होगी, और उसकी जगह हम हमारे बेसिक जो डॉक्यूमेंट्स हैं, हमारे जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, उनमें थोड़ा सा चेंजेस करके हम यहाँ पर अपनी कंपनी को प्रॉफिटेबल कंडीशन में ला सकते हैं। तो ऐसे रिकंस्ट्रक्शन में जहाँ कंपनी बंद नहीं होती है, चलती रहती है, उस रिकंस्ट्रक्शन को हम कहते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन को क्वासी रिकंस्ट्रक्शन भी कहा जाता है। क्वासी रिकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है अर्ध पुनर्गठन। अर्ध पुनर्गठन, क्योंकि हमारी कंपनी चल रही है। पूर्ण पुनर्गठन का मतलब हो जाता है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, जबकि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है क्वासी रिकंस्ट्रक्शन। ओके, अब हम देखते हैं कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन किन किन दशाओं में किया जा सकता है। हमारी कुछ कंडीशंस जिसमें इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन असेंशियल होता है। सबसे पहला है कैपिटल स्ट्रक्चर इज वेरी टिपिकल। अगर हमारा जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा टिपिकल है, कॉम्प्लेक्स है, उसके अंदर एक से ज़्यादा फेस वैल्यू वाले शेयर्स हैं, तो यहाँ पर हमें हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर को इजी बनाना है। एक से ज़्यादा तरह के हमने शेयर्स इशू कर रखे हैं, इक्विटी भी है, इक्विटी में 5 तरह के शेयर्स हमने इशू कर रखे हैं, 5 तरह के हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल है, 3 तरह के हमारी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, जिसपे अलग अलग हम रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं। तो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, बहुत टिपिकल हो जाता है। 5 तरह के हमने इक्विटी शेयर कैपिटल इशू कर रखे हैं,
3 तरह के हमने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशू कर रखे हैं। तो हमारा जो कैपिटल स्ट्रक्चर है बहुत ज़्यादा टिपिकल होता है, इसको हमें सिंपल बनाना है जिससे वो जो इन्वेस्टर्स हैं, नए इन्वेस्टर्स हैं, उनकी इजीली समझ में आ जाए। दूसरा है एक्यूमुलेटेड लॉसेस आर वेरी लार्ज। अब हमारे पास जो कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसके अंदर हानियां, लॉस बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए हैं और उनको राइट ऑफ करना है जिससे कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर सके। अगर इन लॉस को राइट ऑफ कर दिया जाए तो कंपनी को पता है कि वो डिविडेंड डिक्लेयर कर पाएगी। उन हानियों को अपलिकेट करने के, उन लॉसेस को राइट ऑफ करने के लिए भी हम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन अपना सकते हैं। तीसरा है, हमारी बैलेंस शीट में जो असेट्स है वो लायबिलिटीज का फुली रिप्रेजेंट नहीं कर रही है। इट मीन्स या तो हमने हमारी असेट्स को हायर देन एक्चुअल वैल्यू दिखा रखा है, हायर देन एक्चुअल वैल्यू, यानी एक्चुअल में हमारे पास जितने के असेट्स हैं हमने उससे ज्यादा पे रिप्रेजेंट उसको कर रखा है। दूसरा ये हो सकता है कि हमारी जो बैलेंस शीट है उस बैलेंस शीट में जो असेट्स हैं वो है कम और यहाँ पे हमारे पास मिसलेनियस एक्सपेंडिचर का जो टॉपिक होता है वो बहुत ज्यादा है, जबकि यहाँ पर जो कैपिटल का पोर्शन है वो कम है और लायबिलिटीज का ज्यादा है। तो हमारी जो असेट्स है वो लायबिलिटीज का फुली रिप्रेजेंट नहीं कर रही है, हमारे पास असेट्स कम है और लायबिलिटीज ज्यादा है। इस कंडीशन में भी हमारे पास हम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन को अडॉप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, कैपिटल गियरिंग रेशियो इज नॉट फेयर। इट मीन्स द रेशियो बिटवीन फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल and variable cost capital. Means preference share dividend, interest on debentures, interest on loan, that is fixed cost capital. और variable cost capital में आ जाता है dividend on equity shares. It means इन दोनों के बीच का जो रेशो है फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल कौन कौन सी हमारी हो गई, हमारी फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल हो गई प्रेफरेंस शेयर्स, और हमारे पास अगर डिबेंचर्स, लोन, लॉन्ग टर्म लोन तो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल है, और वेरिएबल कॉस्ट कैपिटल में आ जाएगा प्रेफरेंस इक्विटी शेयर कैपिटल। इन दोनों के बीच का जो रेशो है वो प्रॉपर होना चाहिए कि अगर कभी भी हानियां होती हैं तो भी हम इनका पेमेंट कर पाए। अगर मैं इन सब का पेमेंट नहीं कर पा रही हूँ तो इट मीन्स मेरा कैपिटल गियरिंग रेशो सही नहीं है, मुझे ये ज़्यादा देना पड़ रहा है। अगर ये ज़्यादा दूंगी तो अर्निंग पर शेयर कम हो जाएगा, अर्निंग पर शेयर कम होगा तो एक्चुअल ओनर्स को लॉस होगा। इस रेशो को भी हमें प्रॉपर रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इस रेशो को प्रॉपर करने के लिए भी हम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन को अडॉप्ट करते हैं। लास्ट हमारे पास है व्हेन चेंजेस इज रिक्वायर्ड इन फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। अगर मेरे पास कैपिटल स्ट्रक्चर, मैंने टिपिकल की बात की, अब हमारे पास एक से ज़्यादा फेस वैल्यू वाले शेयर्स हैं, मीन्स 50 रुपीज़ वाले शेयर्स भी हैं, 20 की फेस वैल्यू वाले भी हैं, 10 वाले भी हैं, 100 वाले भी हैं, 1000 वाले भी हैं। तो जो नए इन्वेस्टर्स हैं उनके माइंड में कन्फ्यूजन रहता है कि इतनी सारी फेस वैल्यू के शेयर्स क्यों इशू किए गए, हम कुछ लिमिटेड शेयर्स भी इशू कर सकते थे। तो यहाँ पर तब भी उनके माइंड में डाउट रहता है। तो न्यू इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए इस फेस वैल्यू को सिंपल करना है, इजी बनाना है। तो इस कंडीशन में भी हम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन को अडॉप्ट करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन किस किस फॉर्म में किया जा सकता है। पहला है हमारा ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल, कि हमारे पास एक से ज़्यादा फेस वैल्यू के शेयर्स हैं या एक से ज़्यादा कैटेगरी के इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हैं, तो हम हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंजेस करके हमारे शेयर कैपिटल में ऑल्टर करके हम पार्षद सीमा नियम के पूंजी वाक्य में कैपिटल क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की में चेंजेस करके हम हमारे पास इस शेयर कैपिटल को ऑल्टर कर सकते हैं। अब अगर हमारे पास लॉस बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए हैं, असेट्स फुली रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है, तो हम रिडक्शन इन शेयर कैपिटल कर सकते हैं। लेकिन अगर लॉस इतने ज़्यादा हैं कि अकेले इससे पॉसिबल नहीं हो सकता है तो हम स्कीम ऑफ अरेंजमेंट लेते हैं। स्कीम ऑफ अरेंजमेंट में हम लेते हैं विद अपने मेंबर्स, यानी इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, डिवेंचर होल्डर्स सब पार्टिसिपेट करते हैं इस पूरे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में, कंपनी को रीफॉर्म करने में। तो उसे हम कहते हैं स्कीम ऑफ अरेंजमेंट।
ओके, आज हम इसका पहला टॉपिक लेते हैं, ऑल्ट्रेशन इन शेयर कैपिटल। तो हमारा पहला ऑप्शन है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का ऑल्ट्रेशन इन शेयर कैपिटल। अब अगर कंपनी अपने शेयर्स को इशू करके, नए शेयर्स को इशू करके अपनी शेयर कैपिटल को इंक्रीज कर सकती है। अब शेयर कैपिटल इंक्रीज करने के लिए दो कंडीशंस हो सकती हैं। पहला, ऑथोराइज्ड कैपिटल is not fully issued। अगर हमने हमारी ऑथराइज कैपिटल को पूरी तरह इशू नहीं किया है, हमारे पास हमारी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कैपिटल क्लॉज में जो कैपिटल है वो अभी रिमेनिंग है, तो हम अपने शेयर्स इशू करके अपनी शेयर कैपिटल को इंक्रीज कर सकते हैं। पब्लिक में शेयर इशू करके हम हमारी शेयर कैपिटल को इशू कर सकते हैं, न अपनी शेयर कैपिटल इंक्रीज कर सकते हैं। अब अगर हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, ऑथोराइज्ड कैपिटल इज फुली इशूड। अब हमारे पास जो ऑथोराइज्ड कैपिटल है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कैपिटल क्लॉज में जो कैपिटल दे रखी है, कंपनी उसको पूरी तरह इशू कर चुकी है, तो यहाँ पे हमें उस कैपिटल क्लॉज में चेंजेस करने पड़ेंगे, उस कैपिटल क्लॉज को चेंज करना पड़ेगा। और इस चेंज को करने के लिए, ये जो चेंज करना है, इस चेंज को करने के लिए हमें इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करना होगा। और इस चेंज को करने के लिए हमें सेबी की परमिशन लेनी होगी। सेबी की परमिशन से हम यहाँ पर अपनी इस कैपिटल क्लॉज में चेंजेस कर सकते हैं। ओके, अब अगर हम नए शेयर्स इशू कर रहे हैं, हमारी ऑथराइज कैपिटल फुली इशूड नहीं है, तो सेम एंट्रीज होंगी, सेम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा जो कि हम इशू ऑफ शेयर्स के लिए करते आए हैं। सेम एंट्रीज एज डन इन इशू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर कैपिटल वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था, उसके अंदर जो एंट्रीज होती हैं सेम वही एंट्रीज हम करेंगे। लेकिन अगर उससे पहले हमारी ऑथराइज कैपिटल फुली इशू हो चुकी है, हम कैपिटल क्लॉज में चेंज कर रहे हैं, हमने सेबी की परमिशन भी ले ली है, अब हम चेंजेस जब उसमें इंक्रीज करेंगे, फॉर इंक्रीज द शेयर कैपिटल इन कैपिटल क्लॉज no entry will be passed। no entry will be passed। कैपिटल क्लॉज में चेंज करने के लिए कोई एंट्री नहीं होगी। अब जब हमारी ऑथराइज कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी तो हम पब्लिक में शेयर को इशू करेंगे, फिर एंट्रीज करेंगे इशू ऑफ शेयर्स की, जो अभी तक हम करते आए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स। कंसोलिडेट करना यानी कि मिक्स करना। यहां पर हम क्या करेंगे, शेयर्स ऑफ स्मॉल डिनोमिनेशन will be converted into shares of big denomination। यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर हम हमारे स्मॉल डिनोमिनेशन के शेयर्स को, यानी कम फेस वैल्यू वाले अंशों को ज़्यादा फेस वैल्यू वाले अंशों में परिवर्तित कर देते हैं। जब हम कंसोलिडेट करते हैं तो हमारी पेड अप शेयर कैपिटल में चेंजेस नहीं होते हैं। नॉर्मली होता क्या है, हमारे पास है नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू इज इक्वल टू पेड अप शेयर कैपिटल। ये होता है जब हम कंसोलिडेशन कर रहे हैं तो हम हमारी इस फेस वैल्यू में इंक्रीज कर देते हैं, इस फेस वैल्यू को करते हैं इंक्रीज। जब हम फेस वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो हमारे नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे डिक्रीज, और पेड अप शेयर कैपिटल में कोई चेंज नहीं होगा। देयर विल बी नो चेंज इन द पेड अप शेयर कैपिटल
in case of consolidation of shares. Okay, what accounting entry will be passed? The accounting entry will be old denomination share capital account debit to new denomination share capital अकाउंट। ये एंट्री होगी हमारी किस कंडीशन में? जब हम कंसोलिडेशन करेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल हमने 50 रुपीज वाले शेयर्स इशू कर रखे हैं, और हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स है 5 लाख नंबर ऑफ शेयर्स, और हमारे पास पेड अप कैपिटल कितनी हो गई? पेड अप कैपिटल हो गई हमारी 2,50,00,000। 2,50,00,000 हमारी क्या हो गई? ठीक है, ये हमारे पास हो गई हमारी पेड अप शेयर कैपिटल। तो हमारे लिए एंट्री क्या हो जाएगी? हमारी एंट्री हो जाएगी ₹50 शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ओल्ड डिनोमिनेशन क्या हो जाएगा? हमारा ओल्ड डिनोमिनेशन हो जाएगा 50 रुपीज। ठीक है, अब हम इसको 100 रुपीज वाले शेयर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। हम 50 से 100 वाले शेयर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो न्यू डिनोमिनेशन क्या है? 100 रुपीज। तो न्यू डिनोमिनेशन हो जाएगा 100 रुपीज। तो हमारी एंट्री हो जाएगी ₹50 शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ₹100 शेयर कैपिटल अकाउंट, और हमारी अमाउंट आ जाएगी 2,50,00,000। पहले भी यही था, अब भी यही रहेगा। अब हमारे जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं, पहले हमारे पास थे 5 लाख शेयर्स। ओके, अब कितने हो जाएंगे? अब हमारे पास हो जाएंगे यहाँ पर 22,50,000 शेयर्स हो जाएंगे। जस्ट हाफ हो जाएंगे, क्योंकि हमने हमारी फेस वैल्यू को डबल कर दिया। जैसे फेस वैल्यू को डबल करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स क्या हो जाएंगे? हाफ हो जाएंगे। ओके, इस तरह जब हम कंसोलिडेशन करते हैं तो हमारी फेस वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, नंबर ऑफ शेयर्स डिक्रीज हो जाएंगे, पेड अप शेयर कैपिटल में कोई चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट है सब डिवीजन ऑफ शेयर्स। कंसोलिडेशन का जस्ट रिवर्स है। इट मीन्स शेयर्स ऑफ बिग डिनोमिनेशन will be converted into shares of small denomination. It means मान लीजिए हमारे पास 1000 रुपीज वाले शेयर्स हैं, हम उसको 100 रुपीज वाले शेयर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास सब डिवीजन ऑफ शेयर्स, यानी कि हमने हमारे शेयर्स को डिवाइड कर दिया। ओके, अगेन वही चीज लेते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू इज इक्वल टू पेड अप शेयर कैपिटल। ओके, अब इस कंडीशन में क्या होगा? जब हम बिग डिनोमिनेशन वाले शेयर्स को स्मॉल डिनोमिनेशन वाले शेयर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, अब हमारी जो फेस वैल्यू है वो हो रही है डिक्रीज। जब हमारी फेस वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो हमारे नंबर ऑफ शेयर्स क्या हो जाएंगे? इंक्रीज। ओके, और हमारी जो पेड अप शेयर कैपिटल है उसमें चेंज नहीं होगा। देयर विल बी नो चेंज इनटू द पेड अप शेयर कैपिटल। वही सेम एंट्री होगी जो हमने कंसोलिडेशन में की थी। ओल्ड डिनोमिनेशन शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू न्यू डिनोमिनेशन शेयर कैपिटल। अब जैसे 1000 रुपीज वाले शेयर्स को 100 रुपीज वाले में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमारी एंट्री क्या होगी? ₹1000 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ₹100 इक्विटी शेयर कैपिटल। ओके, ये है हमारा सब डिवीजन ऑफ शेयर्स। अब नेक्स्ट हमारे पास है कन्वर्जन ऑफ शेयर्स इनटू स्टॉक और स्टॉक इनटू शेयर्स। इसके अंदर क्या होगा? कोई भी कंपनी अपने फुली पेड अप शेयर्स को
स्टॉक में कन्वर्ट कर सकती है, ठीक है। और या फिर अपने स्टॉक को, अगर उसने पहले कभी स्टॉक इशू किया हुआ था, उसको अपने फुली पेड अप शेयर्स में कन्वर्ट कर सकती है, फुली पेड अप शेयर्स में कन्वर्ट कर सकती है। ओके, यहाँ पर स्टॉक बहुत पहले का टर्म है। पहले हमारे मार्केट में स्टॉक इशू हुआ करता था, लेकिन अब हमारे पास नॉर्मली स्टॉक मार्केट में शेयर्स में डीलिंग होती है, स्टॉक में बहुत कम डीलिंग होती है। इसलिए कोई भी कंपनी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की स्कीम को अपनाकर अपने इक्विटी स्टॉक को फुली पेड अप इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकती है। ओके, अगर फुली पेड अप शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट कर रही है तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी स्टॉक। ओके, अगर स्टॉक को फुली पेड अप शेयर्स में कन्वर्ट हो रहा है तो इक्विटी स्टॉक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, अब जिस डिनोमिनेशन में है उसके में हो जाएगा। ओके, लास्ट नंबर 5th, लास्ट हमारे पास है कैंसिलेशन ऑफ अनइश्यूड शेयर्स। अब कंपनी की जो ऑथोराइज कैपिटल है वो बहुत ज़्यादा ही बड़ी है और कंपनी ने अपने उसका 10% हिस्सा भी इशू नहीं कर रखा है, बहुत कम अमाउंट उसका इशू कर रखा है। तो उस कंडीशन में कंपनी क्या कर सकती है, अपनी ऑथोराइज कैपिटल के उस पोर्शन को जो उसने पब्लिक में इशू नहीं किया है उसको कैंसिल कर सकती है। इट मीन्स अगेन कंपनी अपनी कैपिटल क्लॉज में चेंज करेगी। जब कैपिटल क्लॉज में चेंज होता है देयर विल बी नो एंट्री विल बी पास्ड। ओके, ये चीज हमने स्टार्टिंग के फर्स्ट पॉइंट में भी पढ़ी थी जब हम हमारी ऑथोराइज कैपिटल को इंक्रीज कर रहे थे। जब ऑथोराइज कैपिटल इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो हमारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन यानी पार्षद सीमा नियम के पूंजी वाक्य में कैपिटल क्लॉज में चेंजेस होते हैं। जब कैपिटल क्लॉज में चेंजेस होते हैं तो हम उसके कोई एंट्री पास नहीं करते हैं। ओके, आप इस पूरे क्वेश्चन को एक थ्योरेटिकल फॉर्म में तैयार कर सकते हैं जो कि हमारे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का बहुत कॉमन पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ओके, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे रिडक्शन इन शेयर कैपिटल, उसका पूरा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है, एक क्वेश्चन के थ्रू भी हम उसको समझेंगे। थैंक यू।